हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल के अंतिम शासक औरंगजेब की। दोस्तों, बाबर ने नींव रखी मुगल साम्राज्य की और आरंभ हो गया मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल। दोस्तों, औरंगजेब का समय आते आते मुगल साम्राज्य अपने वर्चस्व को प्राप्त कर चुका था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही उसका पतन आरंभ हो जाता है, यानी मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और मुगल साम्राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं रहा जो फिर कभी उसके स्वर्णिम काल को वापस ला पाया हो। लिहाजा औरंगजेब को माना जाता है मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल का अंतिम शासक। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले देखते हैं औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन की कहानी। उनका जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था और ये शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे। 1637 में औरंगजेब ने अपना विवाह राबिया दुर्रानी से किया। दोस्तों, औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक माना जाता है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया। एक बार 31 जुलाई 1658 को, जब सम्राट शाहजहां थे, और उसके बाद उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया आगरा किले में, और दोबारा 15 जून 1659 को उसने दिल्ली में ही अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया। दोस्तों, औरंगजेब मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालता है अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी के नाम से, और इसी उपाधि के साथ वो अपना शासन आरंभ करता है। दोस्तों, औरंगजेब को कट्टर इस्लामिक शासक माना जाता है और शरीयत के नियमानुसार ही वो अपने जीवन यापन के लिए कुरान की नकल और टोपियाँ सिया करता था। उससे जो भी पैसे उसे मिलते थे वो अपने जीवन यापन पे खर्च करता था। दोस्तों, औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा को शाहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अगर शासन व्यवस्था की बात करें औरंगजेब की, तो इसने शासक बनते ही शरीयत के विरुद्ध लगाए जाने वाले 80 करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने अकबर द्वारा चलाई गई प्रथाओं, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्यौहार, तुलादान और झरोखा दर्शन जैसी प्रथाओं को गैर इस्लामिक मानते हुए समाप्त कर दिया। इस्लाम के विस्तार हेतु औरंगजेब ने बड़े नगरों में मुहस्तिबों, धर्म निरीक्षकों की नियुक्ति की। माना जाता है कि औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 1679 में जजिया औरंगजेब ने पुनः आरोपित कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत और अन्य कलाओं पर काफ़ी प्रतिबंध लगा रखा था। दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो एक कट्टर इस्लामिक शासक माना जाता है। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य के सर्वाधिक हिंदू सेनापति नियुक्त हुए थे। दोस्तों, ये समय धार्मिक रूप से बड़ा विवादित माना जाता है क्योंकि जहां औरंगजेब को माना जाता है कि वो अन्य धर्मों के साथ उतना उदारवादी नहीं था जितना पूर्व के मुगल शासक थे, लेकिन फिर भी उसके शासन में गैर इस्लामिक लोगों की जगह बनी हुई थी और उसके शासन में लगभग 33% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि जो विरोधी था अन्य धर्मों का, उसके शासन में अधिकारी हिंदू कैसे हो सकते हैं या गैर इस्लामिक कैसे हो सकते हैं इतने बड़े स्तर पे। दोस्तों, बात करते हैं औरंगजेब के सैन्य अभियानों की। तो औरंगजेब ने अपने क्षेत्र को विस्तृत करने में बहुत से अभियान किए और दक्षिण भारत के इसके अभियान बहुत महत्वपूर्ण रहे और इसके काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्र सर्वाधिक रहा। इससे पूर्व का कोई भी शासक इतने बड़े क्षेत्र में शासन नहीं कर पाया था जितना औरंगजेब ने हासिल कर लिया था। तो दोस्तों, 1658 में औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में पराजित कर दिया और जोधपुर को अपने शासन में मिला लिया। 1661 में मीर जुमला को सेनापतित्व प्रदान किया असम पे आक्रमण करने का, और कूच बिहार, कामरूप और रंगपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, उसे हासिल कर लिया गया। 1667 में भागू के नेतृत्व में यूसुफ जईयों यानी अफगानियों ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, और जिसे
बहुत जल्दी ही औरंगजेब ने दबा दिया। 1669 में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों से परेशान होकर एक संगठित विद्रोह होता है जिसे जाटों के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उसका नेतृत्व गोकुल करता है, लेकिन तिलपत के युद्ध में गोकुल को पराजित कर दिया जाता है और उसकी हत्या करवा दी जाती है। दोस्तों 1672 में मेवाड़ तथा नरनौल के सतनामी साधुओं ने औरंगजेब के धार्मिक नीतियों से परेशान होकर विद्रोह कर दिया था। 1675 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को खुला विरोध किया, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को हत्या करवा दी। दोस्तों 1681 औरंगजेब के पुत्र अकबर ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह से औरंगजेब की छवि काफ़ी खराब हो गई। राजपूतों के सामने उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और राजपूतों को औरंगजेब पे हावी होने का मौका मिल गया क्योंकि वो अकबर के समर्थन में थे। दोस्तों 1686 में जाटों ने एक बार फिर से विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ और इस बार नेतृत्व किया राजा राम ने। राजा राम ने अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और विरोध स्वरूप अकबर की हड्डियों को मकबरे से निकाल के जला डाला। तो दोस्तों उसके समय अधिकतर जो विद्रोह हुए वो उसकी धार्मिक कट्टर नीतियां थीं, यानी औरंगजेब धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, इसीलिए उसके समय बहुत से विद्रोह हुए जिसने उसके आगे के मुगल साम्राज्य को बहुत हानि पहुंचाई। मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उसकी कट्टर नीतियां मानी जाती हैं, उसके पीछे औरंगजेब की कट्टर नीतियों का ही योगदान माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं औरंगजेब के दक्षिण अभियानों को, तो यहाँ मैंने उन्हें 4 भागों में बांटा है। प्रथम चरण है राज्याभिषेक से 1668 तक। इस दौरान औरंगजेब ने वो क्षेत्र प्राप्त कर लिए जो बीजापुर को 1636 की संधि के तहत मुगलों ने दे दिए थे। दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय को 1657 की संधि का पालन न करने के कारण दंड देने के लिए जयपुर के राजा जयसिंह को 1665 में दक्षिण की ओर आक्रमण करने के लिए भेजा। जयसिंह ने बीजापुर के पहले शिवाजी के साथ एक युद्ध किया और पुरंदर की संधि की, यानी पुरंदर की संधि होती है जयसिंह और शिवाजी के मध्य। तो ये पहला चरण था दक्षिण अभियानों का। दोस्तों दूसरे चरण में 1668 से 1685 तक इस काल में मराठों के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया गया। 22 सितंबर 1685 में बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों तीसरे चरण में 1685 और 87 का समय आता है। 1687 में गोलकुंडा को भी बीजापुर की ही तरह मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। चौथा और अंतिम चरण था 1687 से 1707, यानी औरंगजेब का अंतिम समय। यहाँ मराठों के साथ संघर्ष में बीता और 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा शासक बनता है, लेकिन औरंगजेब ने एक संघर्ष में 1 मार्च 1689 को संभाजी की हत्या कर दी और रायगढ़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों इसी के साथ दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था औरंगजेब के समय, और 1707 में स्वयं भी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं औरंगजेब के समय कला और साहित्य की। तो औरंगजेब ने शरीयत कानून के अनुसार कला और कला के अन्य क्षेत्रों पे काफ़ी पाबंदियां लगा रखी थी, फिर भी उसको वीणा वादन का बड़ा शौक था, जबकि संगीत पे उसने प्रतिबंध लगा रखा था। ये भी एक विवादित विषय है कि जो शासक खुद वीणा बजाता था वो संगीत पे कैसे पाबंदी लगा सकता है। दोस्तों ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नाम महाकवि देव और कवि वृंद को औरंगजेब के यहाँ संरक्षण प्राप्त था। औरंगजेब के काल में फ़कीर उल्लाह नामक विद्वान ने संगीत से संबंधित पुस्तक मान कुतुहुल का फारसी अनुवाद किया था। और दोस्तों कहा जाता है संगीत की जितनी पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गईं उससे पूर्व कभी भी किसी मुगल शासक के काल में इतना संगीत पे काम नहीं हुआ था। स्थापत्य कला भी औरंगजेब के हिस्से में अधिक नहीं रही। उसने 1673 में लाहौर के बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया और लाहौर की जामा मस्जिद भी औरंगजेब ने ही बनवाई थी।
दोस्तों 1678 में औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की स्मृति में बीबी का मकबरा बनवाया था। इसे दक्षिण का ताजमहल या दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था और उसके हिस्से में इतने ही निर्माण कार्य आते हैं। दोस्तों बात करें औरंगजेब के अंतिम समय की तो औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को हो गई थी। दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के बड़े बेटे मोहम्मद आजम शाह ने करवाया था। माना जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों या कट्टर नीतियों ने इतने विरोधी पैदा कर दिए कि इसके बाद मुगल साम्राज्य अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, यानी मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। दोस्तों नेपोलियन प्रथम ने औरंगजेब के लिए कहा था कि जिस तरह के कारणों से स्पेन मेरे हाथों से निकल गया था, उसी तरह दक्षिण भारत भी औरंगजेब के पतन का कारण रहा है। यानी नेपोलियन प्रथम ने स्पेन पे हमला करके जो गलती की थी वही कारण बना औरंगजेब का दक्षिण अभियान। तो दोस्तों ये कहानी थी मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल को बनाए रखने वाले अंतिम शासक औरंगजेब की। इसके बाद बात करेंगे मुगल साम्राज्य के उत्तरवर्ती शासकों की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।